नमस्कार, मैं हूं मनोज मनु। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शुभ्रा सुमन। आज दिन भर कई बड़ी खबरें सामने आई। सुशांत सिंह राजपूत केस में एम्स की रिपोर्ट को लेकर सवाल खड़े किए गए कि सुशांत ने खुदकुशी की या फिर उनकी हत्या हुई। हाथरस को लेकर भी आज पूरे दिन बवाल मचा रहा। आप नेता संजय सिंह पर स्याही फेंकी गई। खबर यह भी आई कि हाथरस कांड के पीछे कुछ लोग यूपी में दंगा कराने की साजिश रच रहे हैं। लेकिन इन तमाम खबरों के बीच एक और खबर आई, देश हित की खबर, राष्ट्र की गरिमा की खबर, देश की सुरक्षा से जुड़ी हुई खबर। आज वायुसेना के मुखिया मीडिया के सामने आए और कहा कि एयरफोर्स एक साथ दो मोर्चों पर जंग लड़ने के लिए काबिल है। जी हां, चीन और पाकिस्तान से जारी तनातनी के बीच एयरफोर्स चीफ राकेश भदौरिया ने चीन और पाकिस्तान को चेतावनी दी है। एयर चीफ ने कहा कि चीन और पाकिस्तान अपनी हद में रहें। भदौरिया ने कहा कि इंडियन एयरफोर्स इतनी सक्षम है कि वो दो मोर्चों पर एक साथ जंग का मुकाबला कर सकती है। चीन और पाकिस्तान हमें किसी भी एंगल से कमतर नहीं आके। वायुसेना प्रमुख राकेश भदौरिया ने साफ किया कि भविष्य में किसी भी जंग में एयरफोर्स जीत दिलाने में बेहद अहम भूमिका निभाएगी। एयर चीफ मार्शल राकेश भदौरिया ने तो टूक कहा कि मौजूदा वक्त में पड़ोसियों की तरफ से बढ़ रहे खतरे को देखते हुए हमें मजबूती के साथ जंग के हर मोर्चे पर पूरी क्षमता से लड़ने की जरूरत है। तो इंडिया न्यूज प्राइम टाइम में अगले 1 घंटे लगातार हमारे साथ बने रहिए और भारत की जंगी तैयारियों को समझने की कोशिश कीजिए। इंडियन एयरफोर्स की चीन को चेतावनी। हमारी कैपेबिलिटी पूरी तरह से तैयार है दुश्मन वॉर के लिए। इमरान को हद में रहने की हिदायत। पाक चीन को साथ सिखाएंगे सबक। वायुसेना ने बजाया अलार्म। चीन पाकिस्तान की नींद हराम। चोटी चोटी हिंद की सेना। जिनपिंग को देख आया पसीना। वायुसेना का नया युद्ध चरित्र। तो मुल्क कोई भी हो, जंग का मैदान कहीं भी हो, एयरफोर्स की ताकत और अहमियत को नकारा नहीं जा सकता। एयरफोर्स है तो जीत की गारंटी है और यही वजह है कि एयरफोर्स चीफ राकेश भदौरिया ने चीन और पाकिस्तान को सीधी चेतावनी दी है। जी हां, भदौरिया ने कहा है कि चीन और पाकिस्तान से दो हाथ करने के लिए इंडियन एयरफोर्स हर वक्त तैयार है। तैयारी ऐसी है कि भारत दोनों मोर्चों पर एक साथ हवाई जंग लड़ सकता है। राफेल के आने से भारतीय वायुसेना की ताकत में बेहिसाब इजाफा हुआ है। इंडियन एयरफोर्स ने लेह में C-17, एस इल्यूशन 76, एस और C-130 जे सुपर हर्क्यूलिस जेट तैनात किए हैं। भारत के लिहाज से अच्छी खबर यह है कि चीन और पाकिस्तान के पास राफेल की टक्कर का कोई दूसरा फाइटर जेट नहीं है। इसके अलावा सुखोई, मिराज, तेजस, सुखोई 30 MKI और चिनकू हेलीकॉप्टर है जो पाकिस्तान और चीन को सबक सिखाने के लिए काफी है। और हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़े हुए हैं। इस वक्त रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल संजय कुलकर्णी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और इसके साथ ही
हमारे स्ट्रेटेजिक अफेयर्स एडिटर आशीष सिंह भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन सबसे पहले संजय कुलकर्णी जी, मैं आपके पास आती हूं। और आज अगर आरकेएस भदौरिया साहब ये कह रहे हैं कि दोनों मोर्चों पर जंग लड़ने के लिए हम तैयार हैं, तो इसके क्या मायने हैं? क्योंकि 3-4 महीने से लगातार लद्दाख की सीमा पर चीन के साथ तनाव हम फेस कर रहे हैं, और यह भी तय माना जा रहा है कि अगर चीन आंखें दिखा रहा है तो पाकिस्तान भी उसके साथ है, क्योंकि पाकिस्तान चीन का प्यादा है। शुभ्रा, इस पे कोई शक नहीं कि जो एयर चीफ कह रहे हैं वाकई सक्षम एयरफोर्स है, और इसमें किसी को कोई शक नहीं होना चाहिए। चाहे चीन हो या पाकिस्तान या दोनों भी एक साथ हो, तो भी आज जो एयरफोर्स है उसमें पूरी क्षमता है। जिस तरीके से उनके पास फाइटर एयरक्राफ्ट हैं, लॉजिस्टिक्स के लिए नए हेलीकॉप्टर्स हैं और आर्म हेलीकॉप्टर्स भी हैं, इन सबको मद्देनजर रखते हुए आज की तारीख में सब मैं तो 62 में भी अगर हम एयरफोर्स को इस्तेमाल करते तो शायद पलड़ा हमारा भारी होता। उस वक्त जबकि हमारे पास सिर्फ वेम्पायर्स, मिस्टियर्स और नैट के जैसे विमान थे, और उसके बावजूद भी हम लोग हमारा पलड़ा भारी हो सकता था 1962। ठीक है, मैं आपके पास आती हूँ। इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे सर, और कुछ और खास मेहमान भी हमारे साथ आगे बढ़ेंगे। आशीष के पास भी हम चलेंगे, लेकिन इससे पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं ताकि अंदाजा हो जाए कि भारत हर मोर्चे पर तैयार है, और हर किसी से, हर पड़ोसी से जो भी आंख दिखाएगा, चीन हो या पाकिस्तान, वो मुंह की खाएगा। देखिए रिपोर्ट। भारत के हवाबाज सिखाएंगे अब चीन को सबक। एलएसी पर अब आसमान से बरसेंगे आग के गोले। एयरफोर्स चीफ की चीन पाक को कड़ी चेतावनी। हमारी कैपेबिलिटी पूरी तरह से तैयार है टू फ्रंट वॉर के लिए भी। राफेल की रफ्तार से कांप जाएगी चीन की आर्मी। चीन को जब तक तोड़ेंगे नहीं, तब तक छोड़ेंगे नहीं। वायुसेना का आदर्श वाक्य है नभः स्पर्शम दीप्तम, यानी आकाश को छूने वाले बहादुर। वायुसेना प्रमुख भदौरिया ने साफ कर दिया कि अगर चीन और पाकिस्तान ने सीमा पर किसी भी तरह की बयानबाजी की तो उन्हें सख्ती से जवाब दिया जाएगा। Take on China in that area, of course we are. There is no question of not taking over, not taking on the threat there. We are very well positioned, and there is no question that in any conflict scenario there, China can get the better of us. बार बार जंग की धमकी देने वाले चीन के लिए एयरफोर्स चीफ आरके भदौरिया का यह बयान आखिरी चेतावनी समझिएगा। वायुसेना प्रमुख ने तो टूक कह दिया कि अगर भविष्य में जंग के हालात बने तो इंडियन एयरफोर्स जीत की गारंटी होगा। भदौरिया ने कहा कि मौजूदा वक्त में पड़ोसियों की तरफ से बढ़ रहे खतरे को देखते हुए हमें मजबूती के साथ जंग के हर मोर्चे पर पूरी क्षमता से लड़ने की जरूरत है। यदि युद्ध हुआ तो भारत चीन से पूरी तरह से लड़ने के लिए तैयार है। अब कल्पना कीजिए कि J-20 या J-17 या J-10 इनमें से कोई भी विमान जो चीन का ऊपर उड़ता है वो हवा में 1 या 1.25 घंटे ही रह पाएगा, क्योंकि उसका पेलोड कम हो गया है। जबकि हमारे जहाज, उसमें राफेल हो या MiG-21 हो या मिराज हो या सुखोई हो, ये 3-3, 4-4 घंटे हवा में रह पाएंगे। एयर चीफ ने कहा कि एलएसी पर इंडियन एयरफोर्स ने हर किस्म की मुकम्मल तैयारी कर ली है। जरूरी ऑपरेशनल लोकेशंस पर एयरफोर्स के विमान तैनात किए गए हैं। हमारी पोजीशन अच्छी है, और अगर जंग के हालात बनते हैं तो भारत चीन को करारा जवाब देगा। कई बार इस विषय पे क्लियरली बोला है कि हम किसी भी कन्वेंशनल कॉन्फ्लिक्ट के लिए और किसी भी तरह के कॉन्फ्लिक्ट के लिए फुल्ली प्रिपेयर्ड है, एंड उसमें 2 फ्रंट वॉर भी इंक्लूडेड है। भारतीय वायुसेना ने चीन और पाकिस्तान के खिलाफ कमर कस ली है। फाइटर जेट्स की एक लंबी लिस्ट है जो किसी भी वक्त
पाकिस्तान और चीन का काम तमाम कर सकते हैं। मसलन राफेल, मिराज 2000, सुखोई 30 MKI, MiG-21, तेजस, चिनूक, C-17S, इल्यूजन 76S, अपाचे और C-130 सुपर हर्क्यूलिस। एयरफोर्स चीफ ने ठीक ही कहा है कि भारत अब चीन को जवाब देने के लिए तैयार है। दरअसल में हमारे पास सुखोई, मिराज, मिग, तेजस, चिनूक हेलीकॉप्टर, अपाचे, हरकुलिस, ग्लोब मास्टर, इन सब के साथ साथ राफेल भी है। और राफेल में खास बात यह है कि वो LOC और LOC दोनों को एक साथ एंगेज करने के लिए कैपेबल है। चीन हमेशा से भारत को अपने फाइटर जेट J-20 और J-7 की धमकी देता रहा है, लेकिन दुनिया जानती है कि राफेल के सामने इनकी कोई हैसियत नहीं। हालांकि भारत लगातार ये कोशिश भी कर रहा है कि बातचीत के जरिए सीमा विवाद को खत्म किया जाए, लेकिन LAC पर चीन की हरकत और जबरन घुसपैठ की कोशिश का भारत भी सख्ती से जवाब देगा। अमित सिंह के साथ आकाश चौहान, इंडिया न्यूज, दिल्ली। ये तमाम सारी तस्वीरें हमने आपको इसलिए दिखाई हैं कि कम से कम यह समझ लिया जाए कि 1962 का भारत नहीं है, ये आज का भारत है। और अगर आज का ये भारत है तो राकेश भदौरिया जो कह रहे हैं उनके मायने को समझ लिया जाए और चीन इसको बेहतर तरीके से समझने की कोशिश करेगा। अब तक छद्म युद्ध की कोशिश करता रहा है, लेकिन इन सब के बीच अगर राकेश भदौरिया ये कह रहे हैं तो उसके मायने क्या हैं? तमाम जानकार हमारे साथ मौजूद हैं। रिटायर्ड विंग कमांडर प्रफुल्ल बख्शी भी हमारे साथ मौजूद हैं। इसके साथ साथ रिटायर्ड कॉमोडोर डॉक्टर भूषण दीवान भी हमारे साथ जुड़ गए। लेकिन अपने सहयोगी आशीष के पास हम चलेंगे और ये जानने समझने की कोशिश करेंगे आशीष कि अगर राकेश भदौरिया ये बयान देते हैं, अगर ये बात कहते हैं आंखों में आके डाल के, तो इसके मायने क्या है? इसके काफी स्ट्रांग मायने हैं। इसके मायने ये हैं कि इंडियन एयरफोर्स पूरी तरह से तैयार है और जिस तरह से 1962 में एयरफोर्स का बहुत ज्यादा इस्तेमाल नहीं किया गया लॉजिस्टिकल सप्लाई को छोड़ के, अगर 2020 में या फिर 21 में किसी तरह की कॉन्फ्लिक्ट होती है तो इंडियन एयरफोर्स एक अहम रोल अदा करेगी। लेकिन मेरे लिए आज एक चिंता की बात थी, मैं उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में था जहां पर एयर चीफ मार्शल ने यह कह दिया कि J-20 5th जनरेशन का फाइटर जेट है और उन्होंने डिस्क्राइब किया है सेंसर्स के पॉइंट ऑफ व्यू, रडार्स के पॉइंट ऑफ व्यू, कम से कम 3-4 ऐसे अलग अलग पैरामीटर्स एयर चीफ मार्शल ने खुद मेंशन किए कि J-20 5th जनरेशन फाइटर जेट है। यस, उन्हें बहुत ज्यादा वॉर एक्सपीरियंस नहीं है J-20 को, उनके पायलट्स को और किसी तरह की जो पोटेंसी है उसे शो करने का मौका वर्ल्ड में J-20 को मिला नहीं है। हालांकि रफाल आधे डजन से ज्यादा देशों के पास में है और उन्होंने अपनी मेटल प्रूफ की है रफाल फाइटर जेट्स ने और पायलट्स ने भी, चाहे वो किसी भी एयरफोर्स के हो। ये एक बड़ा चिंता का विषय है। इसका मतलब साफ है कि इंडियन एयरफोर्स को और ज्यादा कैपेबिलिटी बढ़ाने की जरूरत है। अगर आप वेपन पैकेज के साथ में भी देखें रफाल को, मिटियोर, माइका, स्कैल्प, ये सब कुछ वेपन पैकेज के साथ में भी ले लें तो भी हम 4 या फिर 4.5 जनरेशन तक पहुंच सकते हैं। और आज इंडियन एयरफोर्स चीफ एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया का ये कहना कि J-20 5th जनरेशन है, कई मायनों में ये एक थोड़ा सा चिंता वाली बात है भारत सरकार के लिए भी और इंडियन एयरफोर्स के लिए भी। ठीक, आशीष आप जो कह रहे हैं बात, मुझे लगता है प्रफुल्ल बख्शी साहब उस पर रिस्पॉन्ड करें, क्योंकि कुछ देर पहले ही मेरी उनसे बात हो रही थी। उन्होंने कहा कि राफेल के आने से भारतीय वायुसेना की ताकत कई गुना बढ़ गई है, लेकिन पहले से भी हम इतने सक्षम थे कि चीन हो या पाकिस्तान उससे जवाब दे सकें। प्रफुल्ल बख्शी साहब, मैं चाहती हूं कि आप इस तरह से एक्सप्लेन करें, क्योंकि बार बार 1962 की बात आती है और उस जंग में जो रोल एयरफोर्स का था उस पर भी कई बातें होती हैं। उस संदर्भ में अगर देखा जाए तो आज राफेल के आ जाने से और भी कई एयरक्राफ्ट हैं जिनका बार बार जिक्र होता है, जिससे ताकत बढ़ी है हमारी। आपको क्या लगता है जो आशीष कह रहे हैं और भी अगर हम मजबूत हो जाएं तो अभी के हालात में बेहतर होगा? देखिए, ऐसा है कि जो आशीष कह रहे हैं ठीक कह रहे हैं जी, पर मैं एक बार और ऐड कर दूं कि अगर राफेल ना भी आते हमें कोई फिक्र की जरूरत नहीं थी। वो दूसरी बात है, राफेल के आने से हमारा पंच और इंक्रीज हो गया है। हाँ। यानी कि रेंज इंक्रीज हो गई है। जैसे हम पहले भी बोल चुके हैं कि अगर एक राफेल टेक ऑफ करता है और अगर वो होतान की तरफ उसको आप टारगेट देते हैं और उसको कन्वर्ट करके बाद में उसको कहते हैं ऑन रिटर्न जी जी को भी और पीओके को दोनों को कवर कर सकता है। ये तो बात है। पर आप जब 62 की बात कर रहे हैं, मैं छोटी सी बात बता दूं, उस समय जो हमारे पास एयरक्राफ्ट थे उनको तेजपुर और ये डॉक्टर भूषण दीवान के पास चलेंगे, आपके पास आएंगे। डॉक्टर भूषण दीवान से हम ये जानना चाहेंगे, दीवान साहब
अगर क्षमताओं को देखा जाए तो स्वाभाविक तौर पर हम मानते हैं कि कई मायनों में चीन की क्षमता भारत से ज्यादा है और पाकिस्तान की भारत से बहुत कम। लेकिन अगर ऐसे में देखा जाए, अगर राकेश भदौरिया ये कहते हैं और अगर उनकी बात को समझा जाए, तो तुलनात्मक अध्ययन अगर हम करें चीन का, भारत का, पाकिस्तान का, तो आप क्या मानते हैं? देखिए, ऐसा है, चीन हमके एक नंबर ऑफ एयरक्राफ्ट हमसे ज्यादा हैं, पर जिस एक सेक्टर में जितने जहाज लगाए जा सकते हैं, लद्दाख सेक्टर में, और ज्यादा। बख्शी साहब, ये सवाल मेरा डॉक्टर भूषण दीवान से है। ओके, सॉरी जी आशीष जी, देखिए, बिल्कुल मैं विंग कमांडर बख्शी की बात से आगे टेक ओवर कर रहा हूं। लिमिटेड पोर्शन है, चाइना का कोस्टल फ्रंट और डिफेंस रिस्पॉन्सिबिलिटीज बहुत ज्यादा है, ईस्टर्न सी कोस्ट में भी है। तो हमको, अगर हम इतना ही प्रूव कर दें चीन को कि हम उनको ब्लीडिंग फेस मिलेगा, उनको हुक्का मिलेगा, उनको वॉक ओवर नहीं मिलेगा, वो बिल्कुल एक कदम भी आगे बढ़ेंगे नहीं। क्यों? देखिए, बंद मुट्ठी लाख की, खुल गई तो राख की जी। वो सुपर पावर बनने की ख्वाब देख रहे हैं। वो बिल्कुल ऐसा काम नहीं करेंगे जब उनको पता हो कि 100% मुझे विक्ट्री नहीं मिलेगी, और उनको विक्ट्री मिल ही नहीं सकती है। इस हिसाब से स्टेटस को है, तैयारियां वो भी कर रहे हैं, हमारे पास भी टाइम है, और महीना जो है अक्टूबर का ही है। नवंबर में बहुत ज्यादा ठंड हो जाती है। 62 का वॉर वो भी 21 अक्टूबर को शुरू हुआ था। और आप देखिए, नेवी की तरफ से क्वाड में कल मीटिंग हो रही है, क्वाड की 27 अक्टूबर को 2+2 मीटिंग यूएसए के साथ हो रही है। 2+2 क्या होता है? इंडियन डिफेंस मिनिस्टर, इंडियन फॉरेन मिनिस्टर प्लस यूएसए डिफेंस सेक्रेटरी एंड यूएसए सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। वो उस एग्रीमेंट के बाद लास्ट एग्रीमेंट होनी है। 4 एग्रीमेंट हो चुकी हैं। बीका बेसिक एग्रीमेंट, फाउंडेशन एग्रीमेंट, 4 लिमोआ भी उसमें है, कॉमकोआ भी उसमें है, कॉमकसा। लिमोआ क्या है? लॉजिस्टिक एक्सचेंज मेमोरेंडम एग्रीमेंट। उसी के तहत उनका P-8 एयरक्राफ्ट आके अंडमान में रिफ्यूलिंग किया है, और INS तलवार ने हमारी रिफ्यूलिंग किया है। बहुत महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं और इसे आगे बढ़ाएंगे। साथ ही LAC पर खासतौर से जो स्थिति बनी हुई है, वहां की जो भौगोलिक परिस्थितियां हैं उसके संदर्भ में, और जो खबर कश्मीर से आ जाती है वहां से भी हम उठाएंगे और उस संदर्भ में भी समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर अगर बात हो रही है आज एयरफोर्स की, अगर बात हो रही है चीन पाकिस्तान की, और वायुसेना अपना स्थापना दिवस भी मनाने जा रही है, उसमें किस तरीके से क्षमता का प्रदर्शन होगा, इस पर भी बात करेंगे आगे बढ़ने से आगे बढ़ रहे हैं और आप विध्वंस के बारे में सोच रहे हैं। बिल्कुल। और पहले भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चीन की विस्तारवादी नीति का जिक्र कर रहे हैं और उसे आगे बढ़ाते हुए वायुसेना चीफ ने कहा है कि किस तरीके से हम तैयार हैं दोनों ही मोर्चों पर। हम चलते हैं सीधे आशीष के पास। आशीष, चूंकि आप अभी उस इलाके का दौरा करके भी आए हैं, आप लंबा वक्त वहां पर से बिता के आए हैं, अगर उस भौगोलिक परिस्थिति की बात करें, आपसे जानने के बाद आगे वाले हिस्से में बाकी मेहमानों के पास भी मैं इस सवाल को लेकर जाऊंगी। वहां की जो भौगोलिक परिस्थितियां, खासतौर से LAC और जहां पर फेस ऑफ है अभी चीन और भारत के बीच में, उस संदर्भ में अगर देखें तो वायुसेना की इंपॉर्टेंस, उसकी अहमियत कितनी ज्यादा है? बहुत ज्यादा। मैं 2 पार्ट में अपने आंसर को बहुत संक्षेप में देना चाहूंगा। पहला तो देखिए, अक्टूबर का महीना शुरू हो गया है और ये मान लीजिए कि ऑलरेडी जो हाइट्स हैं वहां पर गैल्वन और चुशूल बाकी जगह पर वो माइनस में टेम्परेचर जाने शुरू हो गए हैं। एज लेट एज येस्टरडे, कल मैंने जब बात की, मेरे कुछ वहां पे ऑफिसर दोस्त हैं उनसे, -10 और -20 के बीच में ये टेम्परेचर ऑलरेडी हाइट्स पर फॉरवर्ड एरियाज में गिरना शुरू हो गया है। दूसरा, अगर आप देखें एयरफोर्स के रोल पॉइंट ऑफ व्यू, सबसे ज्यादा रोल वो प्ले करेंगे क्योंकि अगले मान लीजिए मार्च तक पूरी तरह से ये विंटर्स बहुत स्ट्रांगली रहेंगे LAC एरिया में, और एयरफोर्स ऐसे में, क्योंकि ग्राउंड मूवमेंट आपका बहुत कम हो जाता है, बहुत रिस्ट्रिक्टेड हो जाता है डिप्लॉयमेंट का, एयरफोर्स एक बड़ा अहम रोल प्ले करेगा। लेकिन ध्यान दीजिएगा, जो कुछ हो रहा है जरूरी नहीं कि सारा एक्शन वहीं पर हो, लेह लद्दाख में नहीं हो, जरूरी नहीं है कि वहीं पर चीन और पाकिस्तान के भी, चीन और इंडिया के बीच में भिड़ंत हो सकता है कि चीन किसी तरह से दूसरा कोई फ्रंट खोल दे, दिखाए कुछ और, करे कहीं कुछ और, चाहे वो नॉर्थ ईस्ट हो, अरुणाचल हो। जनरल कुलकर्णी ऑपरेशन मेघदूत की शुरुआत कर चुके थे। आई एम श्योर वो अगर फुल फ्लेज वॉर होता है तो वो सियाचिन फ्रंट तक खोलने से नहीं रुकेंगे।
ये बड़ा सवाल है। आशीष जो बता रहे हैं उस बात को समझना होगा, और शायद वायुसेना इसलिए महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि पाकिस्तान में अगर देखें तो कश्मीर और लद्दाख, उसके अलावा जितना भी जो नॉर्थ ईस्ट का हिस्सा है वो तमाम इलाका है, और वायुसेना है जो उस पर नजर रखते हुए दुश्मन पर सीधा हमला करेगी और दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब देगी। ये भारत की क्षमता है जिसका जिक्र ताकत की जंग में खुद को साबित करना और दूर खड़े होकर धमकियां देना, ये दोनों अलग अलग बातें हैं और चीन इस वक्त यही कर रहा है। राफेल की वायुसेना में शामिल होने के बाद से चीन और पाकिस्तान की हालत खराब है, क्योंकि दुनिया जानती है कि राफेल की टक्कर का विमान ना तो चीन के पास है और ना ही पाकिस्तान के पास उसे खरीदने की औकात है। हालांकि चीन इस बात का दावा करता रहा है कि उसका J-20 फाइटर जेट राफेल के मुकाबले ज्यादा एडवांस है, लेकिन दुनिया जानती है कि वॉर टेस्टेड राफेल से पंगा लेने का मादा चीन के पास नहीं है, और पाकिस्तान तो सपने में भी ऐसा नहीं सोच सकता। इस रिपोर्ट में लिखा है। ये तस्वीरें इंडियन एयरफोर्स के शौर्य का इतिहास लिखने जा रही हैं। इस पूजा के साथ ही 43 दिन पहले हिंदुस्तान आए 5 राफेल विमान ऑफिशियली इंडियन एयरफोर्स का हिस्सा बन गए। इस ऐतिहासिक दिन पर फ्रेंच डिफेंस मिनिस्टर की उपस्थिति में अब पूरी तरह से अपने को ऑनर्ड महसूस कर रहे हैं। इस इंडक्शन से हमारे वायुसेना की क्षमता में काफी वृद्धि होगी और हमारे क्षेत्र में शांति और स्थिरता बनाए रखने में भी मदद होगी। इस ऐतिहासिक दिन पर अंबाला एयरबेस पर 4 अहम शख्सियतें मौजूद थीं। राजनाथ सिंह, रक्षा मंत्री, फ्लोरेंस पार्ले, मिनिस्टर ऑफ आर्म्ड फोर्सेस फ्रांस, राकेश कुमार सिंह भदौरिया, वायुसेना अध्यक्ष, और एरिक ट्रैपियर, सीईओ दशॉल्ट एविएशन। देखिए, इंडक्ट हो चुका है राफेल, और आप देख सकते हैं अब एक बार फिर से पार्किंग बे में जाने की तैयारी जो है, ले जाने की तैयारी जो है यहाँ पर की जा रही है राफेल को। और ऐसे में यहाँ पर जो है आप देख सकते हैं कि जिस तरह से ये सेरेमनी हुई है, भारत और फ्रांस के रिश्तों पर एक अलग तरह की मोहर जो है यहाँ पर लगती दिखाई दी। तो ये तस्वीरें जो आपने देखी भारत की ताकत की, जिसकी हम चर्चा कर रहे थे, हमारे सभी सहयोगी हमारे साथ मौजूद हैं। तमाम मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। विंग कमांडर प्रफुल्ल बख्शी, लेफ्टिनेंट जनरल संजय कुलकर्णी, डॉक्टर भूषण दीवान और हमारे सहयोगी आशीष। लेकिन चर्चा इस बात की हो रही है, मैं प्रफुल्ल बख्शी साहब से पूछना चाहता हूं, क्योंकि पाकिस्तान और चाइना का जो नजरिया है, वो हमेशा जो करते रहते हैं वो सबको पता है, क्योंकि सामने लड़ने से ज्यादा वो पीछे से वार करते हैं, छद्म युद्ध करते हैं। और भारत की जो सीमाएं हैं वो भारत की सीमाओं पर उनकी नजर बनी हुई है। यही कारण है कि स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स प्रोजेक्ट के जरिए भारत को घेरने की कोशिश की जा रही है। बिल्कुल, वो भारत को घेरने की कोशिश कर रहे हैं, और ये बड़ी सफल पॉलिसी है। यही तो ये हमें ये नहीं कहना चाहिए कि वो छद्म युद्ध का, ठीक है, छद्म युद्ध भी होती है एक चीज जो हमको, जिसमें हमें निपुण होना चाहिए। ये सारी की सारी जो हमारी जो पॉलिसी है, हमारे को उसको जरा ठीक करना। चारों तरफ उन्होंने जो हम स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स पॉलिसी की कमजोरी के कारण बना है, इसलिए बना है ये। अगर हम चतुर होते और हमने सिक्योरिटी को आज से 25-30 साल पहले ठीक किया होता, तो ये दिन भी नहीं देख रहे होते, इस तरीके से हम टेलीविजन पे नहीं बैठे होते आज। ये सारी की सारी चीजें, पर देर आए दुरुस्त आए, जो भी हो गया सब पुरानी बात हो गई। जो अब हम करने वाले हैं, बात उस पे आनी चाहिए। ये जो अब हमारी जो सामने कन्फ्रंटेशन है, इसको जी होना चाहिए। ठीक है। अगर हम मीटिंग और ठीक है सर, हम आते हैं आपके पास लौटकर वापस। इस बीच संजय कुलकर्णी जी के पास मैं चलती हूँ। संजय कुलकर्णी जी, अभी जो डिप्लॉयमेंट है खास करके LAC के पास, और जिस तरह से पिछले कुछ वक्त में इसे और स्ट्रांग किया गया है, चीन को सबक सिखाने का पूरा मादा वायुसेना रखती है, इसे आज भी भदौरिया साहब ने कहा है। लेकिन डिप्लॉयमेंट जिस तरीके से बढ़ी है और इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में भारत ने जैसे खुद को मजबूत किया है पिछले कुछ सालों में, पिछले कुछ महीनों में, उसके बारे में मैं जरा आपसे समझना चाहूंगी। और क्या इस ताकत को फिर से एक बार प्रदर्शित करने का वक्त आएगा जब अपना 88वां स्थापना दिवस मना रही होगी भारतीय वायुसेना?
शुभ्रा, इसमें कोई शक नहीं कि आज ईस्टर्न लद्दाख को मद्देनजर रखते हुए हिंदुस्तान की एयरफोर्स जो है वाकई सक्षम है। जहां तक कि जो कैपेबिलिटीज का सवाल है, चाहे वो फाइटर एयरक्राफ्ट हैं, चाहे अपने लॉजिस्टिक्स के चिनूक हेलीकॉप्टर्स हैं, चाहे अपाचेज हैं, ये जितना भी अपना बिसाइड्स ऑफ कोर्स मिराज है, Su-30s हैं, जैगुआर्स हैं, बिग्स हैं, इसमें कोई शक नहीं है। यही है, ये कारण है कि हिंदुस्तान की जो आर्मी है उसका जो मोराल है ऑटोमेटिकली हाई हो जाता है। उसको मालूम है कि उसकी एयरफोर्स सक्षम है और सारे टारगेट लेने की काबिलियत रखती है। और यही नहीं, सबको मालूम है कि चीन की जो एयरफोर्स है उसमें बहुत बड़ा एक नुक्स है, उस नुक्स को वो पूरा करने में सक्षम नहीं हो पाते, क्योंकि उन एवरेज बेस जो है वो 4000 मीटर से ऊपर है, उनके जितने भी एयरफील्ड हैं, और वहां से या तो वो ईंधन ले जाएं या फिर वो आर्मामेंट ले जाएं। जहां तक कि हमारी एयरफोर्स का सवाल है, हम जब टेक ऑफ करते हैं हमारा बिल्कुल बैलेंस है, हमें मालूम है हम ईंधन भी ले जा सकते हैं और आर्मामेंट भी ले जा सकते हैं। तो ये जो काबिलियत है ये हमेशा चाइना को सताती है, और यही एक कारण है कि एयरफोर्स, जब हम लोग इंडियन एयरफोर्स और जब एयर चीफ मार्शल भदौरिया जी कहते हैं इस तरह की बातें, वो सही कहते हैं, सक्षम उनको मालूम है। अच्छा आशीष, एक और बात भदौरिया साहब ने आज कही है और बहुत इंपॉर्टेंट है उस पर चर्चा करना, और मैं आप चाहूंगी कि एक्सप्लेन करें उस चीज को। उन्होंने कहा है कि राफेल के हमारे भारतीय वायुसेना के बेड़े में शामिल हो जाने के बाद जो संचालनात्मक बढ़त है, यानी कि ऑपरेशनल एडवांटेज मिला है हमें, आखिर इसके क्या मायने हैं और इससे आगे की बनने वाली स्थिति के मद्देनजर कैसे हम और मजबूत हुए? ये मेरे से था क्वेश्चन जी आशीष। देखिए, राफेल एक पूरा वेपन पैकेज है और केवल इसे एक एयरक्राफ्ट के तौर पर नहीं देखना चाहिए। एयरक्राफ्ट में ऑब्वियसली बहुत ही बेहतरीन एयरक्राफ्ट में से एक है वर्ल्ड में, लेकिन जब आपके पास वो वेपन पैकेज आ गया है तो आप इंटीग्रेशन करना हो, जो माइका हो, स्कैल्प हो, मिटियोर हो, उसको आप बाकी एयरक्राफ्ट के साथ में भी सारे तो इंटीग्रेट नहीं हो पाएंगे, लेकिन कुछ वेपन्स इस्तेमाल हो सकते हैं। लेकिन एक महत्वपूर्ण बात है, देखिए अगर आप इंडियन एयरफोर्स, इंडियन ऑल आर्मी नेवी एयरफोर्स और चीन की आर्मी नेवी एयरफोर्स की अगर आप प्लेटफॉर्म्स की तुलना करेंगे तो इंडिया भले ही अलग अलग डोमेन में, अलग अलग कैटेगरी में 50% से 75% तक, कहीं हम आधे हैं और कहीं 2/3 तक हैं, लेकिन ये मैन बिहाइंड द मशीन वो मैटर करती हैं। पिछले साल फरवरी में सुबह 10 बजे 27 फरवरी तक कोई भी किसी भी एयरफोर्स में वर्ल्ड में ये दावा नहीं कर सकता था कि एक MiG-21 बाइसन F-16 को मार गिराएगा, जब तक विंग कमांडर अभिनंदन ने ये करके नहीं दिखाया। और ये अब ये स्टडी बन जाएगी बहुत सारे एयर वॉरियर कॉलेजेस में। इसी तरह से इंडियन एयरफोर्स की अगर आप बात करें तो हमारे पास नंबर्स भले ही कम होंगे, लेकिन जो ज्योग्राफिकल फैक्टर्स हैं वो हमारे फेवर में होंगे, इसलिए क्योंकि जो चीनी एयरफोर्स एयर बेसिस हैं तिब्बत के आसपास वाले, वो काफी ज्यादा ऊंचाई पर है, उससे ऑपरेशनल कैपेबिलिटी, उनकी लिफ्ट कैपेबिलिटी, फ्यूल ज्यादा नहीं कैरी कर सकते, वेपन ज्यादा नहीं कैरी कर सकते। इंडियन एयरफोर्स के एयरक्राफ्ट के पास, इंडियन एयरफोर्स के पास वो एडवांटेज होगा, हम ज्यादा वेपन और ज्यादा फ्यूल कैरी कर पाएंगे। ये एक नेचुरल एडवांटेज है, और नेचुरल एडवांटेज मैन और मशीन दोनों पॉइंट ऑफ व्यू इंडिया के फेवर में है। हमारे जवानों के पास में सियाचिन का एक्सपीरियंस है बहुत बेहतरीन, हम -40 -50 तक में कई हमारे यूनिट्स है जो रोटेशनल बेसिस पे डिप्लॉय हो चुकी हैं, उनके पास फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस। अभी देखिएगा अगले 3-4 महीने में चीनी एयरफोर्स चीनी आर्मी के जवानों को ही मेडिकल इवैक्यूएशन करती हुई नजर आएंगी। शायद वो अक्टूबर एंड और नवंबर से ही शुरू हो जाएगा, क्योंकि उनके पास वो रेजिलियंस पावर, वो ट्रेनिंग और उस तरह की जील है नहीं जो हमारे इंडियन एयरफोर्स के ऑफिसर्स और जवानों में है, उस -40 और 50 में डटे रहने। आशीष, डॉक्टर भूषण दीवान से भी आप चाहें तो इस पर चर्चा कर सकते हैं, क्योंकि इसे समझना बहुत जरूरी है कि राफेल के आने के बाद आखिर क्या बदल रहा है भारतीय वायुसेना के लिए। आप कोई सवाल पूछना चाहते हैं आशीष? कमांडर दीवान, मैं ये समझना चाहता हूं आपसे कि राफेल अभी हमारे पास केवल 5 आए हैं, अगले महीने के एंड तक या फिर नवंबर के शुरुआत में 3-4 और आ जाएंगे। हम अभी भी स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ में बहुत पीछे हैं, हम 30 के आसपास में है, सैंक्शन स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ 42 है, बहुत दूर है, 100 से ज्यादा एयरक्राफ्ट कम है। ऐसे में कितनी क्षमता होगी वेपन पैकेज के पॉइंट ऑफ व्यू कि हम चीनी एयरफोर्स और चीनी नेवी दोनों को हम एयर डोमेन में बीट कर पाएंगे? मैं इंडियन ओशन के पॉइंट ऑफ व्यू भी बहुत स्पेसिफिकली पूछ रहा हूं। आशीष जी, मुझे इजाजत दें बोलने के लिए कि एरियल वॉरफेयर में हम लोगों ने अभी तक शायद बहुत कम डिस्कस किया है या नहीं किया है, क्या मिसाइल्स ब्राह्मोस जो LOC में तैनात हैं
वो उनका S-400 सिस्टम को भी बीट कर सकती हैं। यस 3700 किलोमीटर पर आती है और स्टेल्थ मिसाइल है और मैन्यूवरेबल हाई मैन्यूवरेबिलिटी मिसाइल है। ब्राह्मोस 1000 किलोमीटर की निर्भय मिसाइल सब सोनिक 0.7 मैक पे जाती है। मैं आपसे और अब है आकाश, मैं ये कहना चाह रहा हूं आपसे, और आज स्मार्ट टेस्ट हुई है, टेस्ट अभी हुई है ऑन द कैन नॉट डिप्लॉयड स्ट्रेट अवे, और इंडिया IOR के अंदर भी, इंडियन ओशन रीजन के अंदर भी स्मार्ट क्या है, सुपरसोनिक मिसाइल एक्टिवेटेड रिलीज ऑफ टॉर्पीडो, ताकि जो टॉर्पीडो आज 30, 40, 50 किलोमीटर पे सबमरीन को वार करती है, सबमरीन पे वार करती है, तो सुपरसोनिक मिसाइल स्मार्ट जो आज प्रूव हुआ है, उससे क्या होगा, ये टॉर्पीडो जो है सबमरीन जो है 650 किलोमीटर दूर पे भी सबमरीन हमारे एरिया में आ जाती है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं, हमको समझना चाहिए गोइंग फॉरवर्ड इसी चाइना के साथ ही मार्च अप्रैल में दोबारा स्टार्ट जो भी होगा फुल स्केल हॉट होता है नहीं होता है, या साल 2 साल 5 साल के बाद मोर एंड मोर मिसाइल वॉरफेयर, अनमैन्ड व्हीकल वॉरफेयर रादर देन ये बहुत डोमिनेट करेंगे। तो मैं इसमें बता रहा हूं आपको, उनके S-400 को मात करने के लिए भी हमारे पास ब्राह्मोस इज मोर इफेक्टिव वेपन एंड देयरफॉर। लेकिन कमोडोर दीवान, ये चीज हमने अभी अजरबैजान और आर्मेनिया वाले वॉर में भी देखी। यूएवीज हमारी स्ट्रेंथ है नहीं, हम अभी भी प्रोसेस में है प्रोक्योर करने के। यूएवीज हो, ड्रोन्स हो, अभी भी इंडियन एयरफोर्स के पास में और आर्मी के पास में बहुत बेहतरीन है नहीं चीनी मुकाबले। ब्राह्मोस हमारे पास है एंड दैट इज व्हाट आई वाज सेइंग इन द प्रीवियस सेशन, आपसे मैं जिक्र कर रहा था, जो हमारे पास प्रेडेटर ड्रोन ये जो है, ये 27 अक्टूबर के बाद जो हमारी एग्रीमेंट हो रही है 4 days बिफोर द इलेक्शन, यूएस इलेक्शन, जो हमारी एग्रीमेंट हो रही है, दैट इज द 4th एग्रीमेंट। देयर आर 4 एग्रीमेंट्स व्हिच हैव टू हैपन। जनरल एग्रीमेंट बिटवीन इंडिया एंड अमेरिका, लेबोआ लॉजिस्टिक एग्रीमेंट, कॉमकासा कम्युनिकेशन एग्रीमेंट, चौथी है BECA बेसिक एग्रीमेंट, लास्ट है ये। इसके बाद इट विल बी डोर। बिल्कुल सही कहा आपने। आपने बताया कि एयरक्राफ्ट भारत में करीब 2185 हैं, कॉम्बैट एयरक्राफ्ट भारत के पास 814 हैं, इंसेप्टर्स फाइटर्स भारत के पास 590 हैं, अटैक और एयरक्राफ्ट भारत के पास 804 हैं। तमाम सारी चीजें हैं, लेकिन आशीष जिस बात का जिक्र कर रहे थे कि फाइटर स्क्वाड नहीं है उतने, भारत के पास 42 को मंजूरी दी है, और संसद की जो स्थायी समिति की रिपोर्ट है वो कहती है कि क्षमता आपके पास अभी 25 है। लेकिन मैं बख्शी साहब से ये पूछना चाहता हूं कि चीन के पास अब हमारी खूबी क्या है? चीन के पास हवा में ईंधन भरने वाले विमान नहीं है जो भारत के पास हैं। शायद यही हमारी खूबी है कि कई मायनों में हम इन पर भारी पड़ते हैं। देखिए, आपने बिल्कुल ठीक कहा। जो अब भारत की स्थिति है, मैं ये बताने की कोशिश कर रहा था कि इस समय वो क्यों है। आप ये रफाल की बात करते हैं, माना हमारे पास अभी 5 हैं और 3 और आ रहे हैं, पर एक एयरक्राफ्ट जो है उसकी कैपेबिलिटी अगर इन कॉम्बिनेशन में सुखोई 30 MKI जाता है तो उनकी डिवास्टेटिंग पावर एक पूरी फॉर्मेशन के बराबर हो जाती है 2 एयरक्राफ्ट की जो कैपेबिलिटी है। जो मिसाइल कॉम्बिनेशन है ऑपरेट करते हैं, खासकर हैमर मिसाइल का जो ऑपरेशन है, और जब S-400 जो माउंटेन में लगा हुआ है वो इतनी कैपेबिलिटी उसकी कम हो जाती है जो जी कर देगी, और S-400 उसको इंटरसेप्ट कर ही नहीं सकता। ये हमारी खासियत है। और आई रिफ्यूलिंग की बात, रफाल खुद रिफ्यूलर है, ये बहुत कम लोगों को पता है। ये बड़ी रिफ्यूलिंग कर सकता है। 4 एयरक्राफ्ट का फॉर्मेशन है रफाल की, 5वां फ्यूल ले जा रहा है और लो लेवल रिफ्यूल कर सकता है 300 फीट। ये जो टैक्टिकल रिफ्यूलिंग की जो कैपेबिलिटी है वो किसी जहाज में नहीं है। विंग कमांडर बख्शी, मैं जनरल कुलकर्णी को भी डिबेट में लाना चाहूंगा, लेकिन उससे पहले बहुत संक्षेप में आपसे जानना चाहूंगा, जब एयर चीफ मार्शल कहते हैं कि J-20 5th जनरेशन है, तो हम Su-30 MKI काउंट कर लें, रफाल काउंट कर लें, मिक्स के सारे वर्जन काउंट कर लें, फिर भी हम तो एक जनरेशन पीछे ही रह गए ना। J-20 के मुकाबले तो हम थोड़ा सा कम से कम 1 नॉच तो नीचे रह गए। 5th जनरेशन, इस पर जब उसकी जो ट्रायल हुई है उसका रेट ऑफ टर्न, रेट ऑफ क्लाइम दोनों रफाल से कम है, और उसका जो स्टेल्थ कैपेबिलिटी है वो इतनी कम है कि वो नॉर्मल रडार को दिखाई देता है। तिब्बत के ऊपर जो पंजाब में रडार पर पकड़ लिया उसको, क्वेश्चन ये है। और उसका जो सोनिक क्रूज है, तो मतलब वो जो सुपरसोनिक क्रूज
विदाउट आफ्टर बर्नर जो क्रूज करता है वो सिर्फ 1.1 जाता है 30 सेकंड्स के लिए, जो रफाल है 1.4 जाता है कंटिन्यूअस फ्लाइट के लिए। ठीक है, अब बहुत इंपॉर्टेंट बातें यहाँ पर आप लोग बता रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है पाकिस्तान का जिक्र हो जाना भी एक बार जरूरी है, क्योंकि भदौरिया साहब ने एक तीर से दो निशाने लगाए और कहा है उन्होंने कि दोहरे मोर्चे पर चीन हो या पाकिस्तान, भारतीय वायुसेना तैयार है। और इसीलिए संजय कुलकर्णी जी, मैं आपसे समझना चाहूंगी कि इमरान खान को भी अपनी हद में रहने की हिदायत उन्होंने दे दी है, क्योंकि हम जानते हैं कि पाकिस्तान की जो स्थिति है सामने से तो वो भारत के लिए मुसीबत खड़ी करने से रहा और उसकी औकात नहीं है, उसकी हैसियत नहीं है, लेकिन पीछे के दरवाजे से चीन से हाथ मिला करके भारत के लिए परेशानियां पैदा करने की कोशिश वो जरूर करता है। तो ये सीधी हिदायत इमरान खान को? इसमें कोई शक नहीं कि पाकिस्तान जो है बहती गंगा में हाथ धोने की कोशिश करता है। पाकिस्तान को मालूम है उसमें एक क्षमता नहीं है, पाकिस्तान को मालूम है वो हिंदुस्तान के साथ खड़ा नहीं रह सकता है। पूरे विश्व को मालूम है कि पाकिस्तान जो है वो आतंक का सौदागर है। तो ऐसे माहौल में चीन और पाकिस्तान को इस्तेमाल करना चाहता है। अब चीन क्या कर रहा है, हिंदुस्तान को बातों में लगा करके अपने धीरे धीरे जो स्ट्रेंथ है बढ़ाने की कोशिश करता है। हिंदुस्तान को दिखाना चाहता है कि हम आपसे दोस्ती चाहते हैं, हम आपसे लड़ाई नहीं चाहते, लेकिन वो अपने पिट्ठू पाकिस्तान को उकसा रहा है कि आप LOC के सीज़फायर वायलेशन करते रहिए, आप आतंकवादियों को हिंदुस्तान में ढकेलते रहिए। और पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति इतनी डगमगा गई है कि वो उसको चीन के ऊपर निर्भर रहना पड़ता है, वो वही करेगा जो चीन कहेगा। तो ऐसी हालत में जो है इमरान खान अब करे तो क्या करे, वो वही कर रहा है जो चीन। बिल्कुल ठीक कहा आपने, बिल्कुल ठीक कहा कि आखिर करे तो क्या करे, वो वही कर रहा है जो कि चीन कह रहा है। निश्चित तौर पर एशिया की दो महाशक्तियां भारत और चीन कहीं ना कहीं भारत के बढ़ते हुए कदम से परेशान है, इसलिए वो तमाम ऐसी चीजें क्रिएट कर रहा है और अब पड़ोस में घेरने की कोशिश कर रहा है, चाहे वो नेपाल के जरिए, चाहे वो वर्मा के जरिए, चाहे वो पाकिस्तान के जरिए, वो तमाम कोशिश कर रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे डॉक्टर भूषण दीवान का, शुक्रिया करेंगे संजय कुलकर्णी का, शुक्रिया हम करेंगे बख्शी साहब का जो हमारे साथ बड़े हुए थे, और शुक्रिया हम करेंगे आशीष जी का जो हमारे साथ बने हुए थे, हमारे सहयोगी। शुभ रात्रि।